हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। मैं हूं कविता। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इस समय इलेक्शन का माहौल चल रहा है और उसमें एक स्पीच वायरल हो रही है कन्हैया कुमार की, जिसमें उन्होंने सीधा टारगेट किया है नरेंद्र मोदी जी को। उनके भाषण में हमेशा सुन लो मोदी, बता दो मोदी, सिर्फ यही कहा गया और बहुत ज़्यादा ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो आप में से बहुत लोगों ने मुझे ये रिएक्ट करने के लिए कहा है। तो आइए देखते हैं कि कन्हैया कुमार ने कहा था क्या, कहा एग्जैक्टली मोदी के बारे में। और कन्हैया कुमार, जैसे कि आपको पता है कि जेएनयू से पढ़े थे, इन्होंने जेएनयू से अपनी पढ़ाई पूरी की थी, काफ़ी विवाद में भी पहले भी रह चुके हैं और अब इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। तो क्या एग्जैक्टली मोदी के बारे में कहते हैं, आइए सुनते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। एक ताज़ा मामला है, आप सब लोग टेलीविज़न देखते होंगे। हालांकि टेलीविज़न की दुनिया का अजब निराला है। मतलब आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि आप एक क्रीम लगा लीजिए, आप गोरा हो जाएंगे। उसी तरीके से उस पे कुछ दिन पहले मोदी 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 कर रहा था, आजकल जोगी 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 कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी भी सोच रहे होंगे कि कितना बेईमान है, 3 साल में ही अपना रंग दिखा दिया। कल तक जो मोदी की प्रशंसा में जिनका कंठ नहीं सूखता था, बिना पानी पिए उनकी प्रशंसा में लगे रहते थे, आजकल अपना पाला बदल लिया है। और यहाँ तक कि योगी जी के बिस्तर में घुस करके कैमरामैन के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कितना बार नहाते हैं। शुक्र है कि ये नहीं कह दिया कि कितना बार जाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि टीवी पे ऐसा माहौल बना हुआ है। उसी टीवी पे एक विमर्श चल रहा है कुलभूषण जाधव का। भारत सरकार कह रही है कि वो हमारे जासूस नहीं है, पाकिस्तान कह रही है कि वो भारत की तरफ से जासूस हैं, और बिल्कुल एक गलत तरीके से कोर्ट मार्शल करके उनको फांसी देने की बात की गई है। हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी हो जाए, किसी भी इंसान को, चाहे वो गरीब हो, पिछड़ा हो, शोषित हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो या महिला हो, उसको डरने की जरूरत नहीं है। ये देश इनका बपौती नहीं है। इनका सारा नौटंकी इनके पास पहुंचा देंगे, उन्हीं को समझा देंगे कि यह देश तुम्हारा बपौती नहीं है। उनको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, इनसे कभी घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो बार बार कहते हैं कि कोई भी आतंकवादी पकड़ा जाता है, उसको पकड़ करके हम चौक चौराहे पे गोली मार देंगे, तब हम लोग कहते हैं कि आतंकवादी पकड़ा गया है, आतंकवादी है कि नहीं है और उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, इसके लिए हमारा कोर्ट है। और देखिए हमारे कोर्ट सिस्टम को, जिसको इन्होंने बर्बाद करने की भरपूर कोशिश की है, फिर भी कसाब को यहाँ पे प्रॉपर ट्रायल मिला था, पूरा अधिकार उसको दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को लोग हिंदुस्तान के अंदर बनाना चाहते हैं। इसीलिए आप बार बार देखेंगे, जब आप न्याय प्रक्रिया को सुधारने की बात करेंगे, सरकार को सुधारने की बात करेंगे, सिस्टम को कानून के हिसाब से, संविधान के मूल्यों को समाज में लागू करने की बात करेंगे, सबको शिक्षा और सबको काम, सबको चाहिए आत्मसम्मान, इसकी बात करेंगे, तो आपको कहा जाएगा कि ये देशद्रोही है, इसको पाकिस्तान भेज दो। चिंता मत कीजिए, अगर हम लोग डर गए और यूनाइट नहीं हुए तो हिंदुस्तान को ही ये लोग पाकिस्तान बना देंगे। और क्या फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में? हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये अलग बात है कि तमाम तरीके की गड़बड़ियां फैला करके इस डेमोक्रेसी को कमजोर करने की, इस संविधान को कमजोर करने की, और इस देश के अंदर जो तहजीब है, जो एकता है, इस हॉल का नाम भी एकता हॉल है, उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे बार बार थियोक्रेसी को लागू कराने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान एज ए थियोक्रेटिक कंट्री उस इंसान पे, कुलभूषण जाधव पे, जो इस देश का नागरिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसको ऊपर कोर्ट मार्शल करके उसको गलत तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहता है, उसको फांसी देना चाहता है। इस बात की पुरजोर मुखालफत एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री हमको करना चाहिए, उनकी तरह नहीं। उनके लिए तो आपके नल में अगर पानी नहीं आता उसके लिए भी पाकिस्तान जिम्मेवार है,
उनके लिए तो मानसून टाइम पे नहीं आता है, उसके लिए भी पाकिस्तान जिम्मेवार है। तो संघियों की तरह नहीं, एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह कि हिंदुस्तान में भी लोकतंत्र कायम रहे और दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी अगर लोकतंत्र के ऊपर हमला होता है, हम अपनी आवाज को मुखर करेंगे। और एक इंसान को आनन फानन में कोर्ट मार्शल कर देना ये गलत है, ये बात नहीं होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि मैडम सुषमा जी का और हमारे 56 इंच वाले गदाधारी जुमलाधारी प्रधानमंत्री जी का क्या रोल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी धूमकेतु की तरह पूरी दुनिया का चक्कर लगा आए हैं। और ये संघी लोग आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते होंगे कि पहली बार एक ऐसा अद्भुत प्रधानमंत्री बना है जो आराम ही नहीं करता है, वो काम ही काम करता है। तो जरा टेस्टिंग हो जाए। धूमकेतु की तरह पूरी दुनिया घूम करके आए हैं और कहते हैं कि हमने चाइना को डरा दिया, अमेरिका को मिला लिया, रसिया को समझा दिया और बाकी तो कोई दुनिया में है ही नहीं। जब इतना पावरफुल आप हो गए हैं तो आपको पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाना चाहिए और कुलभूषण जाधव को फांसी होने से बचाना चाहिए। अगर ये आप नहीं करते हैं तब तो इसका मतलब ये है कि आप काम नहीं करते हैं। सच में मोदी जी आप कारनामा करते हैं और ये कारनामा आपका सामने में आएगा। और इनकी हिपोक्रेसी देखिए, जब चुनाव प्रचार होता था तो कह रहे थे एकदम इसी व्हाट्सएप मैसेज में, गुजरात मॉडल लाएंगे, 56 इंच का प्रधानमंत्री बनाएंगे, सीना लंबाई नहीं, 56 इंच का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और चाइना तो एकदम डर जाएगा, यूं थर-थर करने लगेगा। और अमेरिका का क्या है, अमेरिका तो मतलब जो मोदी जी कहेंगे वही ट्रंप करेगा, मतलब इस तरीके का माहौल बनाया गया। और अभी स्थिति ये है, अभी दीपावली कुछ दिन पहले गुजरा होगा और आप लोगों को कहा होगा कि चाइनीज बल्ब मत जलाइए, और कुछ दिन के बाद कहा होगा आप लोगों से कि देश कैशलेस हो गया इसलिए पेटीएम कीजिए। जरा पूछिएगा इनसे संघियों से कि पेटीएम में तुम्हारा पैसा जो है तुम्हारे नाना का लगा हुआ है, तो उसमें चाइना का ही पैसा लगा हुआ है। तो ये एक माहौल बना रहे थे कि पूरे देश में जो है, पूरी दुनिया में हम सबसे ताकतवर हो गए हैं। एक बड़ा मजेदार प्रश्न पूछा जब कह रहे थे कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करो, आतंकवादी देश घोषित करो, तो एक पत्रकार धीरे से बोला कि आप क्यों कहते हैं कि अमेरिका को आप घोषित करो, आप ही क्यों नहीं कर देते हैं। मतलब ये है कि तमाम तरीके का जो नॉन इशू है, जिस इशू से इस देश का कोई लेना देना नहीं है, वो जो फालतू इशू है उसको टीवी का प्राइम टाइम बना दिया जाता है। मसलन एक तरफ कहेंगे कि हिंदू महिलाओं को 10 बच्चा पैदा करना चाहिए, दूसरी तरफ कहेंगे कि मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है और ये जो 3 तलाक उनके साथ होता है वो उनके अधिकारों का हनन है। चलिए मोदी जी मान लेते हैं आपकी बात, उन्हीं की बात मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 3 तलाक जो है वो मुस्लिम महिलाओं के साथ उनके अधिकारों का हनन है, और हिंदू महिला 10 बच्चा पैदा करे ये उसके अधिकारों का हनन नहीं है। मतलब वो औरत नहीं है, बच्चा पैदा करने की मशीन है। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं ये बात तय करने के लिए कि कौन किसको तलाक देगा, कौन किसको तलाक नहीं देगा, कौन कितना बच्चा पैदा करेगा, कौन कितना बच्चा पैदा नहीं करेगा, किसकी घर वापसी होगी, किसका लब जहाद होगा, कौन क्या खाएगा और कौन क्या पहनेगा, ये तय करने वाले आप कौन होते हैं? तो कहते हैं कि हमको बहुमत मिली है, हमको 283 जनता ने दिया है, हम देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के अंदर जो नैतिकता के नाम पे आप रियल इश्यूज को भटकाने की साजिश कर रहे हैं, इस पर कोई सवाल खड़ा करेगा कि नहीं खड़ा करेगा? और सवाल जब हम खड़ा करते हैं तो क्या पूछते हैं? हम कहते हैं कि 3 तलाक के ऊपर आप अगर विमर्श करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर विमर्श करना चाहते हैं, इस देश के अंदर राम मंदिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे विमर्श करना चाहते हैं, वो एक मसला हो सकता है। लेकिन आपको मैंडेट किस लिए दिया गया था?
आपको मैंडेट दिया गया विकास के नाम पे, आपको मैंडेट दिया गया कि हम सबका साथ करेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। आपको मैंडेट दिया गया कि आप महंगाई को कम करेंगे। आपको मैंडेट दिया गया कि महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को हम कम करेंगे। आपको मैंडेट दिया गया कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार बहुत है, भ्रष्टाचार को खत्म करके हर एक इंसान के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे और देश के अंदर प्रॉस्पेरिटी को लाएंगे। यही मुद्दे थे। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी याद होगा, याद नहीं होगा तो जाकर के एक बार फिर से मोदी जी का 2014 वाला भाषण सुन लीजिएगा, जिसमें हर जगह जाकर के वो यही बोलते थे। और जब चुनाव जीत करके आए हैं, एक एक सवाल पे बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल है इस देश के अंदर बेरोजगारी। बेरोजगारी की स्थिति क्या है? बेरोजगारी की स्थिति इस बार का सरकार का डेटा है भाई साहब, मैं डेटा दे रहा हूं और इनकी तरफ फर्जी डाटा नहीं दे रहा हूं कि 3500 गांव में एलईडी बल्ब लगाते हैं और डेटा में बता देते हैं कि 35,000 गांव में लगाया गया है। तो मैं एकदम असली डेटा आपको दे रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर में पहली बार इस साल, इस फिजिकल ईयर में कोई रोजगार पैदा नहीं हुआ है। और अजीम प्रेमजी का जो संस्थान है इन्फोसिस, जो अपने एम्प्लॉय को सबसे ज्यादा वेज देता था, सबसे ज्यादा फैसिलिटी देती थी और कभी भी उनको हायर एंड फायर नहीं करता था, उस कंपनी ने 9,000 एम्प्लॉय को बाहर किया है। और तमाम जो मीडिया हाउसेज हैं वहां पे डीमोनेटाइजेशन के बाद लगभग 50% जो नौकरी करने वाले थे उनके रोजगार में कटौती की गई है। सरकार का आंकड़ा है कि इस देश में लगभग 6 से 7 लाख इंजीनियर हर साल बनते हैं और पिछले साल 1,35,000 रोजगार पैदा किया गया। मतलब हर साल 2 करोड़ का रोजगार पैदा करने का इनका वादा इनकी तरह ही झूठ है। दूसरा सवाल है महंगाई का। इस पे तो हमको ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग रोज बाजार जाते हैं, रोज सब्जी दाल नॉन तेल खरीदते हैं, आपको बढ़िया से पता चल रहा होगा कि महंगाई घटी है कि महंगाई बढ़ी है। मेरी जानकारी के हिसाब से महंगाई बढ़ी है। हो सकता है कि संघियों के लिए घट गई हो, लेकिन देश की जनता के लिए तो महंगाई बढ़ गई है। मतलब महंगाई कम नहीं हुआ। तीसरा सवाल है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार पे इन्होंने बहुत लंबी लंबी बात की और इनके ही राज में मैं 3 बड़े घोटाले की बात करता हूं। पहला, मध्य प्रदेश के अंदर जो व्यापम घोटाला हुआ, उस व्यापम घोटाले में न सिर्फ घोटाला हुआ बल्कि उस घोटाला को उजागर करने वाले 50 से ज्यादा लोगों की कोल्ड ब्लडेड मर्डर करवाई गई, उनका हत्या करवाया गया। आप गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री जी बदल दिए गए हैं। घोटाला क्या है? सरकारी जमीन को निजी हाथों में कमीशन लेकर के बेचने का मामला आया। तीसरा घोटाला जो मैं बोल रहा हूं वो है दाल का घोटाला। 2G घोटाला आप लोगों को याद होगा, 1,70,000 करोड़, पता नहीं 1 और 7 के बाद कितना 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 सुन्ना उस पर लिखा गया था। 1,70,000 का घोटाला था। दाल घोटाला जो अभी हिंदुस्तान में हुआ है पिछले साल, उसका जो मूल्य है, उसका जो आंकड़ा निकाला गया है, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है दाल घोटाले में। दाल घोटाले में इन्होंने क्या किया? इनका तो जानते होंगे कि दायां और बायां, राइट एंड लेफ्ट, इनकी पीठ पे 2 लोग हाथ रखे हुए हैं। एक तरफ अंबानी है, दूसरी तरफ अडानी है। इस देश में पता नहीं चलता है कि आडवाणी बीजेपी के बड़े नेता हैं कि अंबानी बीजेपी के बड़े नेता हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पीठ पे अब आडवाणी जी का हाथ नहीं होता है, अंबानी जी का हाथ होता है। तो ये अंबानी और अडानी जो हैं उस देश के अंदर कॉरपोरेट लूट मचाए हुए हैं। आजकल आप लोग भी इंडिया जी रहे होंगे, जियो इंडिया पे, बढ़िया है, जी लीजिए जी। जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है अहिंसा, और एक जैनी को पकड़ करके लाया गया है हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। खैर, तो अंबानी और अडानी साहब को कैसे फायदा पहुंचाया जाता है कि यहाँ की दाल खरीद लीजिए 50 रुपए किलो, उसको अफ्रीका भेज दीजिए और वापस वहां से उस दाल को हिंदुस्तान में 150 रुपए किलो बेच दीजिए। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरा। यहां जो कंपनी खरीदा वो भी फर्जी, मतलब इन्हीं का कंपनी।
अफ्रीका में जिस कंपनी को बेचा वो भी फर्जी, मतलब यही कंपनी, मतलब खुद ही सामान खरीदते हैं और खुद को ही बेच देते हैं और बाद में वही सामान सरकार के हाथों बेच देते हैं और हमारे आपके टैक्स का जो पैसा है वो इनको कमीशन के रूप में चला जाता है। और तब जब विद्यार्थी इस पे सवाल खड़ा करते हैं तो कहते हैं कि विद्यार्थी देशद्रोही हैं। जब विद्यार्थी इनसे पूछते हैं कि भाई आपने कहा था कि हम भ्रष्टाचार कम करेंगे, आपको जीत के आए हुए 3 साल हो गए हैं, एक भी भ्रष्टाचारी, चाहे वो 2G 3G जीजा जी मौसा जी फूफा जी कोई भी हो, वो जेल में क्यों नहीं बंद है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इन्होंने उस पर एक भी काम नहीं किया है। मतलब जितने वादे किए गए सब वादों की सच्चाई हमने आपको बता दी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो इलेक्शंस है ना वो नॉर्मल इलेक्शंस रह नहीं गई। मतलब इट्स ऑल अबाउट, हम अगर इस चीज़ को नोटिस करें इलेक्शंस में, लाइक आई डोंट रियली सपोर्ट एनीबडी, बट येस मतलब कुछ चीज़ों में कोई अच्छा होता है, कुछ चीज़ों में कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। लाइक एज अ लीडर अगर मैं बोलूँगी, चाहे वो जैसे भी हो, बट येस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है इंडिया के लिए एंड तभी लोग एक्नॉलेज करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को। तो ऑन दैट पार्ट, ऑन द लीडर्स पार्ट, आई वुड से नरेंद्र मोदी इज़ अ गुड लीडर। हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू प्रेजेंट द इंडिया प्रेजेंटेशन इज हिज वेरी गुड। ऑपोजिशंस में भी कुछ अच्छे लोग हैं, करेक्ट ऑपोजिशन, करेक्ट पॉइंट्स, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। लेकिन माई ओनली क्वेश्चन है कि आजकल आप देखेंगे एवरीबडी नोज द रियलिटी ऑफ ईच अदर। सब लोग एक दूसरे के ऊपर इतने बड़े बड़े ब्लेम्स लगाते हैं कि ये करप्शन किया, वो करप्शन किया। वी ऑल आर लिविंग इन सच अ सिचुएशन। तो आप इलेक्शन में देखो, जबकि इलेक्शन का जब भी समय आता है आप ये देख सकते हो कि हर कोई एक दूसरे पे करप्शन के इल्ज़ामात लगाता है और हम सब जानते हैं कि किसने कितना करप्शन दिया। पहले भी वो नेता होता है, वो पॉलिटिशियन होता है, हम सब इस बात को जानते हैं। आपस में भी लोग चाहते हैं, तो हम एक करेक्ट पॉलिटिशियन को इलेक्ट करते हैं इज़ वन थिंग। एंड दूसरी बात, हमारे लिए क्या हो रहा है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारे लिए क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट विनिंग देयर। सबको पता है जीतने के लिए आजकल कोई किसी भी लिमिट तक जा सकता है। तो मुझे तो लगता है पता नहीं इलेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड ऑन दिस पार्ट। यहाँ पे भी आप दीजिए, ये इन पे वार करेंगे, आप बीजेपी के सुनिए वो उन पे वार करेंगे, सब एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं। व्हाट अबाउट द सिटीजन्स ऑफ कंट्री, उनका क्या हो रहा है? मेरा तो ये मानना है। आपका क्या कहना है मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग योर कॉमेंट्स। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल।